खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आर्टिकल 370 और 35A के मनसूखे से इलाके में आई नुमाया तब्दीलियां। आर्टिकल की मनसूखी के 7 साल की तकमील पर वजीर आजम ने जारी किया बयान। लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 मंजूर। अपोजिशन नहीं चाहती कि पार्लियामेंट में काम हो, मरकजी वजीर रिजिजू का इल्जाम। बिगड़ते तालीमी निजाम पर सवाल उठाना जुर्म नहीं है। राहुल गांधी का तासुर। तलबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। इस बाजार में सरमायाकारों के लिए आज रहा मुस्बित रुझान। आरबीआई पॉलिसी के बायस सेंसेक्स और निफ्टी मुस्बित सतह पर हुए खत्म। जापान पैरा एशियन गेम्स में आलमी रिकॉर्ड बनाना मेरा मकसद। एथलीट दिलीप गावत ने कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल को बताया तारीख। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान मुमकिन मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी। मुआहदा खित्ते की सियासत और आलमी मईशत पर मुरतब होंगे असर। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोदी ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगियों ने 7 साल कबल आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद वसी पैमाने पर तब्दीलियां देखी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे में वसअत आई है और दोनों मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तालीम, सेहत की देखभाल, कारोबारी और खेल जैसे शोबों में मौके बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन पसमानदा तबक़ात या वो लोग जो दहाइयों से उनके बुनियादी आइनी हुकूक से महरूम थे, आइन के मुकम्मल इतलाक़ के साथ बाख्तियार बनाया गया है। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया और इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर शहरी को बड़े ख्वाब देखने, हासिल करने और विकसित भारत बनाने में अपना हिस्सा डालने का मौका मिले। वज़ीर आज़म मोदी ने फेसबुक का वीडियो और यूट्यूब से हटाए जाने के मामले पर मेटा के हुकाम की हुकूमत के साथ अहम मुलाकातें हुई। मेटा के ग्लोबल अफेयर्स अफसर जोएल कैपलान समेत कंपनी के आला ओहदेदारों ने वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स व IT के हुकाम से मुलाकात की, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात नशरियात अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत हुई। इससे कबल पार्लिमानी कमेटी ने मेटा के सरबराह मार्क ज़करबर्ग से 3 दिन में माज़रत का मुतालबा किया और खबरदार किया कि अदम तामील की सूरत में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लेने पर गौर किया जा सकता है। लोकसभा को बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 की मंजूरी के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। जब दोपहर 2 बजे पहली इल्तवा के बाद ऐवान का आगाज हुआ तो मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया, जिसमें बैंकर्स की किताबों के हवाले से सबूत से मुतल्लिक कानून फराहम करने और असली बैंकरों के डिजिटल प्रैक्टिस के साथ हम आहंग करने की कोशिश की गई। इसका मकसद मौजूदा बैंकिंग सिस्टम की जरूरत को पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाना है। फिर से कहता हूँ, अच्छा आदमी, लेकिन अच्छा आदमी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपना सांसदों को समझा नहीं सकते। अगर केसी वेणुगोपाल जी अभी भी अपना सांसदों को बोल दे और समाजवादियों को तो समझा दे तो। राज्यसभा ने आज सूती वोट से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने के बिल को मंजूरी देती। यह बिल एक ऑर्डिनेंस को तब्दील करने की कोशिश करता है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा किया। ऐवान बाला ने इस बिल को मंजूरी दे दी और इसे लोकसभा में वापस कर दिया। कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल के साथ एक मुख्तसर बहस के बाद यह बिल वापस कर दिया गया। डिप्टी चेयरमैन सर, The Supreme Court number of judges amendment bill 2026 पर माननीय 33 सांसदों ने भाग लिया। मैं अगर बात करूं
तो हमारे विवेक तनखा जी से शुरुआत हुई बहस की और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के द्वारा समाप्त की गई। ऐसे 33 लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तलबा के एहतजाज पर मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तालीमी निजाम में बेहतरी का मुतालबा करने वाले तलबा को मारा पीटा गया, धमकियां दी गई और लोगों को उनके घरों को भेज दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि तलबा ने तशद्दुद का सहारा नहीं लिया, बल्कि वो बेहतरीन तालीमी निजाम और इम्तिहानी पेपर लीक को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने तलबा तहरीक में शामिल कई नौजवानों से खुलकर बात की। तलबा ने उन्हें बताया कि एहतजाज के दौरान उन्हें मारा पीटा गया और डराया गया। राहुल गांधी ने कहा कि बिगड़ते तालीमी निजाम पर सवाल उठाना जुर्म नहीं है। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं उनसे, भैया प्लीज शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हजारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या के एहतियात लूटे वो अब दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बाएबाजू जमातें राम मुखालिफिन हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। केसी वेणुगोपाल ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करने के लिए राम का नाम इस्तेमाल कर रही है। The people who looted the donation of Ayodhya is now making allegation that Congress is Ram Virodhi or Samajwadi Party is Ram Virodhi. People will laugh on it. What we are asking for a discussion and action to be taken against those who have taken money from Ram Mandir donation. They have no answer for that. हिंदुस्तान ने आज पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में खूरेजी बंद करे। इसके अलावा अपनी सरजमीन से काम करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और नाकाबिल वापसी कार्रवाई करे और अपने गैर कानूनी और ज़बरदस्ती कब्जे के तहत तमाम हिंदुस्तानी इलाकों को फौरी तौर पर खाली कर दे। बाहमत लोगों के लिए माजूरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो अपनी हिम्मत और सलाहियतों की बुनियाद पर हर वो काम कर गुजरते हैं जो एक तंदुरुस्त इंसान कर सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चाय की खुसूसी दुकान द टी एक्सप्रेस मुख्तलिफ तौर पर माजूर खवातीन की हिम्मत और खुद इन्हसारी की कहानी बयान करती है। देखिए ये रिपोर्ट। हर सुबह बुलंद हौसले और मजबूत इरादे वाली दिव्यांग महिलाओं का एक समूह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला और सत्र न्यायालय परिसर में पहुंचता है और चाय की एक दुकान पर अपने दिन की शुरुआत करता है। द टी एक्सप्रेस में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी दिव्यांग हैं। यहाँ लोग बेहतरीन चाय के साथ साथ और छत्तीसगढ़ के मशहूर व्यंजनों का स्वाद भी चख सकते हैं। ये कोर्ट परिसर में वकीलों, कोर्ट के कर्मचारियों और अपने मुकदमों की वजह से यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गई है। छोटे स्तर पर शुरू हुई इस दुकान ने अब अपनी खास पहचान बना ली है। अब यहाँ ग्राहकों की भीड़ हमेशा दिखती है। इससे यहाँ काम करने वाले दिव्यांगों को पक्की आजीविका और आर्थिक आजादी मिली है। इसमें हम लोग करीब 10 लोग है, 10 लोग, इसमें से 8 लोग विकलांग है और 2 लोग नॉर्मल है जो हमारी मदद के लिए रखे हुए हैं। किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ सबसे पहले हम लोग स्टॉल लगाते थे नाश्ते का, वहाँ से हमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिला है, नाश्ते के हिसाब से यहाँ दिया गया है। पहले हम लोग 6 महीने तक बहुत स्ट्रगलर किए सर, और 6 महीने के बाद ना हुआ रनिंग थोड़ा। अभी हम लोग करीब 7-8 हज़ार तक कमा लेते हैं। पहले तो 200, 300, 400, 500 होता था, मगर अभी हो जाता है। गिरजा जल छत्री द्वारा शुरू की गई द टी एक्सप्रेस में अब 10 लोग काम करते हैं, जिनमें 8 दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। कारोबार में लगातार हो रही बढ़ोतरी से स्टॉल पर काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा और ज्यादा आत्मविश्वास मिला है। यहाँ परोसी जाने वाली चाय न सिर्फ कड़ी मेहनत को दर्शाती है, बल्कि बाधाओं को पार करके एक आत्मनिर्भर भविष्य बनाने के संकल्प को भी दिखाती है।
पहले सर हम लोग शुरू किए थे तो 10-15 चाय पैकेट आधा किलो वाला पैकेट निकलता था। अभी हमारा आधा किलो वाला पैकेट में 60 पैकेट निकल जाता है। डेली का रनिंग है। इसके खुलने के बाद में कहा जाए तो हम लोग के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। पहले हम लोग जब स्टॉल लगाते थे तो हर जगह जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि हम लोग को स्टॉल। कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन पैराथलीट दिलीप गायवत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 100 मीटर में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि आलमी रिकॉर्ड भी बनाया। अब उनका मकसद आइंदा माह जापान में होने वाले पैरा-एशियन गेम्स में 100 और 400 मीटर दोनों इवेंट्स में आलमी रिकॉर्ड कायम करने का है। तजुर्बेकार अदाकार प्रदीप रावत जो हिंदुस्तानी सिनेमा में अपनी ताकतवर परफॉर्मेंस और जानलेवा विलन के किरदार के लिए मशहूर थे, 4 अगस्त को 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से स्टेज 4 के कैंसर से वो लड़ रहे थे। उनके आखिरी रस्मात आज मुंबई के गोरेगांव में अदा की गई, जहां फिल्मी शख्सियात और मदाहों ने उन्हें अलविदा किया। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन रायलमुर ने हिंदुस्तान के मुजव्वज़ा FCRA कानून में तरामीम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये इक़दाम हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर मनफी असर डाल सकते हैं, जबकि मरकज़ का मौक़िफ़ है कि उन तरामीम का मकसद गैर मुल्की फंडिंग में शफाफियत, निगरानी और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ताहम रायलमुर मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर एतराज़ करते हुए उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि उनसे मजहबी और समाजी इदारों खुसूसन चर्च और खैराती तंजीमों के काम मुतासिर हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान एक मुमकिना मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी है, जो इस अहम बहरी रास्ते पर आमद और रफ्त और ईंधन की तरसील के निज़ाम को तब्दील कर सकता है। अगर ये मुआहदा तय पाया गया तो न सिर्फ तेल की तरसील बल्कि खित्ते की जोग्राफियाई सियासत और आलमी मईशत पर भी इसके असरात मुरतब हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ का बहरी रास्ता, जहां से दुनिया के तकरीबन 20% तेल और कुदरती गैस की तरसील होती है। हालिया कशीदगी और तनाज़ात के बाइस ये गुज़रगाह आलमी तिजारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई थी। अब ईरान और ओमान एक ऐसा मुआहिदा करने वाले हैं जिसके तहत बहरी जहाज़ खलीज फारस में ईरानी निगरानी वाले रास्ते से दाखिल होंगे, जबकि वापसी ओमान के ज़ेर इंतज़ाम रास्ते से होगी। इस पेशरफ्त की बुनियादी वजह सिर्फ बहरी रास्ते खोलना नहीं, बल्कि ईरान की ये ख्वाहिश भी है कि आबनाए हुर्मुज़ पर उसका कंट्रोल पहले से ज़्यादा मजबूत हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान जहाज़ों से फीस या टूल वसूल करने का इख्तियार भी चाहता है, जिस पर अमरीका को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात में एक और अहम शर्त भी शामिल है कि ईरान की बंदरगाहों पर आयद अमरीकी पाबंदियों या नाकाबंदी का खात्मा हो जाए। ये पेशरफ्त सिर्फ ईरान, ओमान या अमरीका तक महदूद नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक आलमी तवानाई की मंडी, शिपिंग इंडस्ट्री, तेल की कीमतों और ऐसे उन तमाम ममालिक से है जो खलीजी मुल्कों की ईंधन पर इन्हिसार करते हैं। अगर ये मुआहिदा तय पा जाता है तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा मुकम्मल तौर पर खुल सकती है, आलमी सप्लाई चेन को रिलीफ मिल सकता है, तेल की कीमतों में इस्तेहकाम आ सकता है और खत्ती में कशीदगी कम होने की उम्मीद भी पैदा हो सकती है। लेकिन अगर कंट्रोल और इख्तियारात पर इख्तिलाफ बरकरार रहा तो ये अहम बहरी गुजरगाह एक बार फिर आलमी ताकतों के दरमियान तनाज़ा का मरकज़ बन सकती है। फिलहाल दुनिया की नज़रें ईरान, ओमान और अमरीका के दरमियान जारी सफारती कोशिशों पर मरकूज हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल सिर्फ मशरिकी वुस्ता ही नहीं बल्कि आलमी मईशत की सिमत का भी तयन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बहराए अहमर में यमन के करीब एक हिंदुस्तानी परचम बिरादर तिजारती जहाज मिसाइली हमले में गर्काब हो गया। ताहम यमन की रेस्क्यू टीम की जानिब से हमले के तमाम अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। यमनी हुकाम के मुताबिक हमला हदीदा बंदरगाह के जुनूब में हुआ था, जिसके बाद जहाज समंदर में गर्क हो गया। जहाज पर सवार 13 हिंदुस्तानी और एक यमनी शहरी समेत 14 अफराद को बचा लिया गया। यमन के ईरान हिमायत याफ्ता हूसी ग्रुप ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के साथ शहर याम्बू के करीब सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। हूथियों के मुताबिक उनके जंगजुओं ने सऊदी ऑयल टैंकर वफा पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलें दाखिल और 22 जुलाई से ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी के बाद 8वें जहाज है जिससे उन्होंने निशाना बनाया है।
एलए यानी लॉस एंजलिस के करीब सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स के नजदीक एक मुश्तबा शख्स को असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम सिक्योरिटी इंतजाम की वीडियोज और तस्वीर भी बना रहा था, जबकि उसकी गाड़ी से भरी हुई पिस्तौल भी बरामद हुई। अमेरिका की रियासत वाशिंगटन डीसी में जंगलात की आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जबकि पुलिस ने आतिशज़दगी के शबीह में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। हुकाम के मुताबिक स्पोकैन के इलाके में लगने वाली आग से 10,000 एकड़ से जायद रकबा जल चुका है और 700 से 1,000 से जायद इमारतें तबाह हो गई हैं। अमेरिकी खलाई कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 का एक हिस्सा उस वक्त मुमकिन तौर पर चांद से टकरा गया। रॉकेट का यह बालाई हिस्सा तकरीबन 5 मंजिला इमारत के बराबर था और उसका वजन कम से कम 4,000 किलोग्राम था। तसादुम से कबल यह रॉकेट तकरीबन 5,400 मील फी घंटा की रफ्तार से मदार में गर्दिश कर रहा था। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के सरकारी रिहाइशगाह अब इक़्तिदार की अलामत नहीं बल्कि 2024 के तुलबा तहरीक की यादगार बन चुके। हुकूमत ने यहां जुलाई मास मेमोरियल म्यूजियम कायम कर दिया, जिसे शेख हसीना के इक़्तिदार के खात्मे के 1 साल मुकम्मल होने पर अवाम के लिए खोल दिया गया है। गणा भवन है जहां से बरसों तक शेख हसीना ने बांग्लादेश के इक़्तिदार की बागडोर संभाले रखी, मगर आज यही इमारत एक म्यूजियम में तब्दील हो चुकी है, जिसे 2024 की अवामी तहरीक में जानों का नजराना पेश करने वाले मुजाहिरीन के नाम से मंसूब किया गया है। बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने जुलाई मास अपराइजिंग मेमोरियल म्यूजियम का इफ्तिताह शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया। इस तारीखी तब्दीली की बुनियाद गुज़िश्ता बरस सरकारी मुलाजिमतों में मुतनाज़ा कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा तहरीक बनी, जो देखते ही देखते हुकूमत मुखालिफ अवामी तहरीक में बदल गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त कार्रवाइयों और तशद्दुद ने हालात को मजीद संगीन बना दिया और बिलाखिर 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान चली गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 के दरमियान होने वाले तशद्दुद में तकरीबन 1400 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। इस म्यूजियम में इन्हीं वाक़यात से मुताल्लिक़ तस्वीर, सरकारी दस्तावेज़ात, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ज़ाती नवादिरात और दीगर तारीख़ी शवाहिद महफूज किए गए हैं, ताकि इस अवामी तहरीक की दास्तान आइंदा नस्लों तक पहुँच सके। ये म्यूजियम महज एक इमारत नहीं बल्कि बांग्लादेश की मौजूदा सियासी तारीख का एक जीता जागता नमूना है, जिसका मकसद नई नस्ल को यह बावर कराना है कि तलबा की एक तहरीक किस तरह एक ताकतवर हुकूमत के खात्मे और मुल्क की सियासी सिमत में बुनियादी तब्दीली का सबब बनी। गणा भवन का इख्तिदार की अलामत से यादगार जिद्दोजहद में तब्दीली होना इस हकीकत की अक्कासी करता है कि इख्तिदार वक्ती होता है, मगर अवामी जिद्दोजहद, कुर्बानियाँ और तारीख के नखोश हमेशा जिंदा रहते हैं। यही वो पैगाम है जिसे आज बांग्लादेश अपनी नई नस्ल और पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। रूस के मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव को फिर एक मरतबा निशाना बनाया, जिसमें कम से कम एक खातून हलाक और बेशुमार अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस पर जंगी जुराइम का इल्जाम आयद किया। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव एक बार फिर रूसी मिसाइलों की जद में आ गया। फिजाई हमले के सायरन बजने के चंद लम्हों बाद बैलिस्टिक मिसाइलों ने मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कम से कम एक खातून हलाक जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मुताद्दिद इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इन हमलों की बुनियादी वजह रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग है, जो अब सिर्फ महाज़े जंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरों और अहम तंसीबात को भी मुसलसल निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन तवील अरसे से अपने इत्तेहादियों से मजीद पेट्रियाट फिजाई दिफाई निजाम फराहम करने का मुतालबा कर रहा है, ताकि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मौसर मुकाबला किया जा सके। इसी दौरान यूक्रेन ने रूस पर एक और संगीन इल्जाम आयद किया है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक जुनूबी शहर खैरसोन में एक ड्रोन हमले के दौरान एक आम शहरी को निशाना बनाया गया, जो मुबैना तौर पर सड़क किनारे सब्जियां फरोख्त कर रहा था। ताहम खैरसोन की शहरी फौजी इंतजामिया के सरबराह यारोस्लाव शांको ने कहा कि ड्रोन का निशाना बनने वाला शख्स शदीद जख्मी हुआ है, लेकिन जिंदा बच गया। यूक्रेन का कहना है कि हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जो कि बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन के तहत ममनू है। खैरसोन शहर जंग के दौरान मुसलसल हमलों की जद में रहा है।
ये इलाका रूसी फौज के कब्जे में रहने के बाद 2022 में यूक्रेन के दोबारा कंट्रोल में आया था, लेकिन इसके बावजूद यहां रूसी हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन हमलों के बाइस आम शहरी, मकामी बाजार और बुनियादी तंसीबात बारहा मुतासिर हुई हैं। यूक्रेन ने इस वाक़े को जंगी जुर्म करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि रूस माजी में ऐसे इल्जामात को मुस्तरद करता रहा है और दावा करता है कि उसकी कार्रवाइयां फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए होती हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जंग के दौरान शहरियों को दानिस्ता निशाना बनाना ममनू है, ताहम रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर शहरी इलाकों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात आयद करते रहे हैं। ऐसे वाक़यात ने जंग की इंसानी बहरान को मजीद गहरा कर दिया है, जहां सबसे ज्यादा मुतासिर आम लोग हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जामात आयद करते रहे हैं, जबकि आलमी बिरादरी मुसलसल जंग बंदी और सिफारती हल पर जोर दे रही है। ताहम जमीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि ये तनाज़ा फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने कहा कि अगरचे नेटफ्लिक्स के लॉकअप, ट्रूथ या डेयर में उनका सफर फाइनल से पहले खत्म हो गया, लेकिन वो इस तजुर्बे को ज़ाती फतह समझती हैं। उन्होंने सामीन की मोहब्बत और हिमायत हासिल की और खुद में नई ताकत भी दरियाफ्त की। हिंदुस्तानी हिस्सा बाजार में आज सरमायाकारों के लिए मुस्बत रुझान देखने में आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से शरह सूद की बरकरार रखने और हल्की माशी नमू के तखमीने में इजाफे के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का मुस्बत सतह पर खत्म हुआ। ताहम आलमी मालियाती मंडियों की सूरत हाल, खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सरमायाकारों के बदलते रुझानात से मार्केट पर नुमाया असरात भी देखे गए। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा तरीन मालियाती फैसलों ने हिंदुस्तानी सरमाया बाजार में एतमाद की नई लहर दौड़ा दी। आरबीआई ने मुसलसल चौथी बार रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा, जबकि माली साल के लिए मुआशी तरक्की की शरह का तखमीना बढ़ाकर 6.7% कर दिया। इस ऐलान के बाद बीएसई सेंसेक्स 152 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 78,581 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी भी मामूली इजाफे के साथ 24,615 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। सरमायाकारों ने खास तौर पर ऑटो, रियल एस्टेट, धातों और सरकारी बैंकों के हिस्स में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। मार्केट माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रहने का फैसला गैर मुतवक्के नहीं था, बल्कि सरमायाकार पहले ही इस इम्कान को अपनी हिकमत अमली में शामिल कर चुके थे। इस फैसले से बैंकों और नॉन बैंकिंग मालियाती इदारों के मुनाफे में इस्तेहकाम की तवक्को बढ़ गई है, जबकि इफराती ज़र में मुमकिना कमी और बेहतर मुआशी नमू ने सरमायाकारों की इतमाद को मजीद तकवीयत दी है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि एशिया की बेशतर स्टॉक मार्केटें मुस्बत रुझान के साथ बंद हुई। इसके बरक्स यूरोपीय मंडियों में दबाव देखने में आया। गैर मुल्की इदारा जाती सरमायाकारों ने भी हिंदुस्तानी मार्केट पर एतमाद का इजहार करते हुए 2,446 करोड़ रुपए से जायद मालियत के हिस्से खरीदे। मुआशी इशारियों में बेहतरी, मुस्तहकम शरह सूद और गैर मुल्की सरमायाकारी के तसलसल से ये वाज़ेह हुआ कि अगर आलमी हालात साजगार रहे तो हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में भी मुस्बत रफ्तार बरकरार रख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।